नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें हम पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नगरों के बारे में है कि नगरों का जो उत्थान है वो कैसे हुआ, कैसे जो है अर्बन सिटी जो है वो बनी है, कैसे विचार आया। सबसे पहले तो उद्विकासी पैटर्न में इसको हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नगरों का जो उत्थान है, सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है, जो अवशेष हुए, जो खुदाई हुई, जो हमारे सामने अभी नहीं है, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में नहीं पता है। वो कौन सी सभ्यताएं हैं? मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, लोथल है, फिर धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं, इन सारी सभ्यताओं ने हमको नगर के बारे में एक पैटर्न दिया कि हाँ, वास्तव में नगर जैसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो फिर देखिए जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में बटा ये जो चीज़ें हैं, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो भारत और पाकिस्तान में हैं। जैसे मिस्र को छोड़ दिया जाए, मेसोपोटामिया को छोड़ दिया जाए, तो और जो सभ्यताएं हैं वो भारत में ज़्यादातर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसको नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो घर होते थे वो बहुत ही पक्के ईंटों से बने होते थे और बहुत सुंदर होते थे। ठीक है, बहुत टिकाऊ और मजबूत होते थे। सड़कें जो होती थी पक्की होती थी। ठीक है, उनके रहन सहन का जो तरीका होता था वो बहुत ही एडवांस्ड था, और उनका जो फूड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि नगर हम उनको घोषित करते हैं, उनको जब अवशेष में चीज़ें मिलना शुरू हुई तो उनको हम क्या कहें कि ये नगर हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये चीज़ आती है कि नगर के बारे में शब्द जो है किसने दिया होगा, किसने कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया है। तो देखिए नगर के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है ग्रीक के दार्शनिक हिप्पोडेमस। इन्होंने 5वीं शताब्दी में नगर के बारे में चीज़ें लोगों को बताई कि हाँ, नगर जैसी भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, और इसी कारण अरस्तु ने इनको नगर नियोजन का पिता कहा, जबकि ये नगर नियोजन के पिता है नहीं, केवल अरस्तु ने इनको कहा। क्योंकि एक होता है व्यक्ति जो अवधारणा को देता है और दूसरा एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस अवधारणा को विकसित करता है। ठीक है, तो जो विकसित करता है उसे ही पिता कहा जाता है। नगरीय नियोजन की शुरुआत हिप्पोडेमस ने किया था, जबकि औपचारिक रूप से जॉन फ्रेडमैन को नगरीय नियोजन का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी अरस्तु ने तो हिप्पोडेमस को कहा क्योंकि उन्होंने बीज दिया। ठीक है, उस बीज को सींचा किसने? फ्रेडमैन ने सींचा, इसीलिए औपचारिक रूप से जो पिता है वो फ्रेडमैन को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो विकसित रूप से नगरीय नियोजन की शुरुआत हुई थी, जो चारों तरफ से चीज़ें फैल गई, अलग अलग देशों में लोग नगरीय नियोजन जैसी अवधारणा को जान गए, ये शुरुआत हुई थी 1900 में। ठीक है, और ये हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद देखिए नगरीय नियोजन जो को शैक्षिक पाठ्यक्रम में यानी कॉलेज विश्वविद्यालय में सबसे पहले नगरीय नियोजन को शामिल कब किया गया? ये किया गया था 1909 में। ठीक है, तो इसमें जो ये शुरुआत किया गया था ये लिवरपूल विश्वविद्यालय था, उसी में 1909 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। अब देखिए गार्डन सिटी योजना क्या है? गार्डन सिटी योजना का मतलब होता है, ये 1898 में दिया था हार्वर्ड ने। ठीक है, 1898 में इसको हार्वर्ड ने दिया था ये अवधारणा, और इसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो। ठीक है, तो इसी पुस्तक में ये बहुत फेमस पुस्तक हुई थी। उस समय सिटी के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो इस पुस्तक को काफ़ी लोगों ने हाथों हाथ लिया, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली इसको। और ये जो है नगरीय नियोजन के संबंध में इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, यानी इतिहास में ऐसी पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई कि गार्डन सिटी योजना जो है किस तरह से लिया जाए, और लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद किया। इन्होंने कहा था कि जो नगर है वो बहुत प्रदूषण वाले एरिया है और उद्योग लगेंगे, उसमें चिमनियों से धुआं निकलेगा, तमाम प्रकार के प्रदूषक निकलेंगे, तो इसको क्या करना है कि पार्कों से घिरा हुआ। ठीक है, यानी नगर को अगर चारों तरफ से पेड़ पौधे और पार्कों से घिरा हुआ बनाया जाए तो ये लोगों के हेल्थ पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, आप देखे होंगे, अच्छी अच्छी सिटी में जाएंगे तो चारों तरफ जो होते हैं ज़्यादातर पेड़ पौधे लगे होते हैं, सड़क के किनारे लगे हैं। जहाँ पे भी उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे सुटेबल स्थान है तो उसको वो क्या करते हैं, गार्डनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये जो योजना है पूरे देश में बहुत ज़्यादा पसंद की गई और पूरे विश्व में इस योजना को फॉलो किया जाता है। इसको गार्डन सिटी आंदोलन भी कहते हैं, और इसके जो पिता है वो कौन है? हार्वर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए भारत में, ये तो पूरा विश्व की बात थी कि सबसे पहले नगरीय नियोजन की
चीज़ें किसने बताई। लेकिन भारत में सबसे पहले औद्योगिकरण कैसे शुरू हुआ, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, आज भी एक कृषि प्रधान देश है, इतना ज़्यादा औद्योगिकरण होने के बाद भी। तो ये सबसे पहले कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, भारत में जो किसान होते थे वो उत्पादन करते थे, और अकाल हुआ तो भूखों मर जाते थे, और अच्छी फसल हुई तो वो खाते थे, यानी उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो उनकी समृद्धि पूरी तरह से वर्षा और प्रकृति पर निर्भर थी। वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करते थे भारत में, ठीक है। यहाँ तक कि यूरिया का भी यूज़ नहीं होता था सबसे पहले। तो फिर क्या हुआ, देखिए, जो मौर्य काल था, फिर मुगल काल था, उस समय भी एक एक कोई ना कोई अंग्रेज आते रहे, किसी ने तंबाकू लाया तो किसी ने कुछ लाया, ठीक है। तो इस तरह से वो विदेशी चीज़ें जो है भारत में लाते गए, और जब धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत हुई भारत में, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय जो हस्तशिल्प वगैरह था और जो चीज़ें थी उसको बर्बाद करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो विदेशों में नहीं करते थे लोग, वहाँ पे लेबर नहीं मिलते थे, उसको कार्य को करने के लिए बहुत ही अमानवीय ढंग से वो चीज़ें बनाई जाती थी। तो ऐसे चीज़ों के लिए उन्होंने भारतीय लोगों को चुना। जैसे नील की खेती होती थी, नील की खेती में क्या था, उबलते हुए टब में जाकर नील को बनाया जाता था, है ना। यानी बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्म होता था, फिर हाथ जल जाते थे, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए वो लोगों को यूज़ करते थे, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे नील का उत्पादन होता था वहाँ पे भूमि जो है वो कुछ समय बाद बंजर हो जाती थी, और इसके लिए उन्होंने भारत का उन्होंने पूरी तरह से शोषण करने के लिए क्या किया, इस तरह की चीज़ें बनाई, ठीक है। और भारत से जो कच्चा माल होता था, यानी जो भूमि है, उस भूमि पे कुछ उगेगा, वो उगेगा तो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में जाने के बाद वो अच्छे से प्रोसेस होने के बाद जब वो पैकेट में भर के आएगा तो इंडिया में बिकेगा वो, ठीक है। यानी वो डबल फ़ायदा लेते थे, एक तो उनकी भूमि से वो कच्चा माल ले रहे हैं और उनका लागत उससे बहुत कम होता था, और फिर जो चीज़ें बन के आती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती थी, ठीक है। इस तरह से काफ़ी शोषण होता था, और भी औद्योगिकरण को वो बढ़ावा देते थे। यानी वो उस समय औद्योगिकरण को नहीं चाहते थे कि भारत में कोई उद्योग बने, वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश का शोषण करना चाहते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग बर्बाद होने लगे, एक गांव से छोड़ के दूसरे गांव में जाने लगे, जहाँ पे जागीरदार कैसा, वहाँ का जागीरदार कैसा है और व्यवस्था कैसी है, इस चीज़ों को देखते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करने लगे, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। फिर लंबे समय में क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो जर्मनी ने क्या किया, समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न की कि अब समुद्री यातायात जो है वो सीमाओं के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो उस समय जब समुद्री यातायात नहीं हो पाता था तो जहाँ यहाँ पे जो अंग्रेज बसे थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उद्योगों में जो कच्चा माल जा रहा था वो उसमें बाधा पड़ गई थी, और कच्चा माल जो उत्पादन था वो सब खराब हो रहा था, ठीक है। और वहाँ से जो चीज़ें आनी थी उसका भी पूरी तरह से रोक लग गया था, तो इनको काफ़ी परेशानी हुई। इसीलिए उस समय मजबूरी में, विवशता में इन्होंने यहाँ पे उद्योग लगाया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। सबसे पहले जो थे ये उद्योग जो थे वो पेपर के क्षेत्र में, माचिस के क्षेत्र में, इस्पात यानी लोहा जो था उसके क्षेत्र में, फिर सूती वस्त्र वगैरह, और धीरे धीरे उद्योगों का जो कैटेगरी थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। औद्योगिकरण हो गया और काफ़ी बड़ी मात्रा में उद्योग बने, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, भारतीयों का शोषण जो है वो जारी रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए काम की कोई कंडीशन है जो बहुत बुरी है, जहाँ पे पैसा कम मिलता है, जहाँ पे भार उठाना है, धूप में खड़े होकर काम करना है, तो वहाँ पे भारतीय को लोग चुनते थे, और जहाँ पे आरामदायक स्थितियाँ होती थी वहाँ पे अंग्रेज को चुना जाता था, ठीक है। तो भारतीयों के शोषण करने की कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं थी जिसको ये लोग छोड़ देते थे। नील की खेती के लिए अक्सर भारतीयों का यूज किया जाता था, उसमें अंग्रेज काम नहीं करते थे, क्योंकि नील की खेती बहुत ही दर्दनाक तरीके से की जाती थी, बिल्कुल गर्म पानी में खड़े होकर नील को बनाना, ठीक है। और पैर के चमड़े उससे निकल जाते थे, और इसके अलावा इतना ज़्यादा उसमें हीट होता था कि बॉडी जो है वो टेम्परेचर को सह नहीं पाती थी, ठीक है। बहुत से लोगों की मौत हो जाती थी, और काफ़ी घंटों तक, एक दिन 2 दिन तक लगातार नील जो है वो बनता रहता था। तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, और काफ़ी कष्ट को झेला भारतीयों ने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश में आर्थिक कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक के बाद एक कई लोगों ने शासन किया और देश पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए देश को क्या थी, आर्थिक मजबूती की बहुत ज़रूरत थी। तो इसके लिए नेहरू जी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। और इस मॉडल के बाद
औद्योगिकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम कार्य की स्थितियाँ प्रदान करके देश के विकास की बात की गई थी कि आर्थिक मजबूती कैसे लाई जाए। ठीक है। अब देखिए सार्वजनिक निगम क्या है। सार्वजनिक निगम का मतलब होता है कि जब संसद के अधिनियम के द्वारा कोई निगम स्थापित किया जाता है, कोई संस्था स्थापित की जाती है और इसका उत्तरदायित्व जो होता है वो संसद के प्रति होता है, यानी संसद ही उससे प्रश्न पूछ सकता है और उसकी चीज़ों को जान सकता है कि आप कोई रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति को वहाँ से हटाने के लिए कह सकता है कि हाँ इनको सस्पेंड किया जाए। ठीक है। ये सब काम जो है वो संसद करता है। तो इनको सरकार और मंत्रियों से कोई इनका दबाव नहीं होता, तो ये बहुत ही स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं। तो इसके अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ये आरबीआई है। अब देखिए औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि उद्योगों की मात्रा में वृद्धि करना, यानी हर जगह जब उद्योग लगाए जाएंगे, यानी मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में हमने औद्योगिकरण की नीति बनाई कि यहाँ पे औद्योगिकरण तीव्र किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जाएंगे। ठीक है। और उसकी जो भूमि है वो उद्योगों के लिए ज़्यादातर यूज होगी। ठीक है। फिर देखिए औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण ने देखिए भारतीय समाज को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आज के पहले का भारत कुछ और था और आज का भारत कुछ और है। ठीक है। तो इसमें यहाँ तक कि औद्योगिकरण ने हमारे डीएनए को भी चेंज कर दिया है। ठीक है। जो इंडिया का डीएनए था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, बहुत ही ऋषि मुनियों का डीएनए है ये। और इसलिए यहाँ पे जो कोई बीमारियाँ वगैरह होती थी तो लोग ऐसे ही ठीक हो जाते थे, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना होता था। लेकिन औद्योगिकरण के कारण तमाम प्रकार की स्थितियाँ बनी। आज लोग मशीनी टेक्नोलॉजी के अनुसार जीने लगे हैं, आदत पड़ गई है, तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और डीएनए भी चेंज हो जा रहा है, लोग जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। निजी स्वार्थ की भावना। औद्योगिकरण के कारण क्या है, निजी स्वार्थ की भावना आई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनको दूसरों के हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। ठीक है। यानी उद्योगों में जो चीज़ें बनती हैं ज़्यादातर वो जानलेवा होती हैं, जो पैकेट में बंद चीज़ें मिलती हैं। यदि केवल उसको खा के कोई व्यक्ति जी रहा है तो 6 महीने में उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है। यदि बहुत स्वस्थ है तो निजी स्वार्थ की भावना जो है बहुत तेज आगे बढ़ रही है। जाति का कम महत्व है इसमें। जाति जो थी पहले इंपॉर्टेंट थी, पहले लोग जाति पूछते थे, उसके बाद ही व्यक्ति को अपने काम पे रखते थे या फिर उससे नज़दीकियाँ बढ़ाते थे, दूरी होते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या है, जाति का महत्व बहुत ही कम होता जा रहा है और लोग व्यक्ति को वर्ग में चेंज होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है। यानी व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है, उसकी जाति महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आवास की समस्या देखिए, जब नगरीकरण बहुत तेज हुआ और गाँव से लोग नगरों में बहुत तेज आने लगे, क्योंकि नगर का जो भूमि होता है वो तो बहुत कम है। ठीक है। कई गांव के लोग वहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी, तो मलिन बस्ती की समस्या आई। ठीक है। मलिन बस्ती बहुत ही गंदा एरिया होता है, वहाँ पे तमाम बीमारियाँ होती हैं और मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की मैक्सिमम जो आयु है वो 40 से 45 वर्ष, या फिर जो बहुत अच्छा अगर खा पी रहा है तो वो 50 वर्ष तक जिएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पा रहा है। ठीक है। क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत ही गंदा होता है और सुविधा नहीं होती, पानी की निकासी की सुविधा नहीं होती। ठीक है। तो आवास की समस्या जो है नगरीकरण के कारण आई है, औद्योगिकरण के कारण आई है। संयुक्त परिवारों का विघटन देखिए, अगर कोई व्यक्ति है उद्योग में, उसको कोई काम मिला है तो वो अपने पूरे संयुक्त परिवार को लेकर नहीं जा सकता वहाँ पे। ठीक है। एक तो नगरों में रहने की भी समस्या होती है, चीज़ें बहुत महंगी होती है। ठीक है। हर प्रकार की समस्या है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति वहाँ जाकर रहने लगता है, कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी चली जाती है, फिर उसके बच्चे। फिर क्या होता है कि वो संयुक्त परिवार जो था, जहाँ पे उसके पूरे परिवार के लोग रहते थे, वहाँ से धीरे धीरे वो कटना शुरू हो जाता है। तो विघटन बहुत हो रहा है संयुक्त परिवारों का इससे। ठीक है। अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। देखिए औद्योगिकरण के कारण क्या है, अभी हमको कोई फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री लगाने के लिए हम तमाम प्रकार के रास्ते यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कोलगेट घोटाला है, मैंने आपको भ्रष्टाचार के चैप्टर में बताया था, कोलगेट घोटाला है और भी चीज़ें तमाम प्रकार की हैं। ठीक है। तो जो घोटाले होते हैं बड़े बड़े, इसके अलावा उद्योगों में भी पैसे के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है, भ्रष्टाचार आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब भारतीय उद्योगों का ही प्रभाव है। ये मानसिक तनाव और रोग हैं जो अ, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ध्वनि हो रही है तो अलग बीमारी हो गई। ठीक है। गतिशीलता में वृद्धि होती है, यानी औद्योगिकरण जहाँ पे हुआ है वहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जैसे रूढ़िवादिता हो गई, जाति हो गया, तो इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। विवाह की संस्था में परिवर्तन। अब देखिए शादियाँ जो होती हैं वो अलग ढंग की हो गई, अब लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ठीक है। तो औद्योगिकरण के कारण जात पात के आधार पर जो शादियाँ होती थी वो अब नहीं होती हैं, अब केवल वर्ग के आधार पर शादी होती है। ठीक है। और देखिए शादी में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट
था पहले कि लोग केवल जाति और गोत्र मिला के शादी कर देते थे, लेकिन अब जो है वो एक बिजनेस जैसा हो गया है कि हमको इतनी, अगर हम इस पद पे हैं तो हमको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जटिल श्रम विभाजन देखिए औद्योगिकरण के कारण आया है, क्योंकि उसमें श्रमिकों की कई कैटेगरीज बन के आई। ठीक है, जटिल श्रमिक जो होते हैं, फिर सरल श्रमिक होते हैं, फिर उनसे सरल श्रमिक होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जब कई कैटेगरीज बनी तो श्रम विभाजन जो हो गया वो काफ़ी जटिल हो गया। अब देखिए नगरीकरण क्या है। नगरीकरण का मतलब होता है कि जब नगरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो तो उसको नगरीकरण कहते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र से लोग क्या है, बड़ी मात्रा में नगरों में आने लगते हैं। अब दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कृषि और उद्योग दोनों होते हैं वहाँ पे। यानी केवल कृषि उस देश में नहीं रहेगा और केवल उद्योग भी नहीं रहेगा। कृषि का भी देखिए इसमें व्यवसायीकरण हो जाता है। जैसे अब देखिए खेत में क्या यूरिया डाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और उस जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को हम ले जाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम ले जाएंगे, बेचेंगे और उससे हम पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो कृषि जो है वो व्यवसायिक हो गई है, और उद्योग जो होता है उसको भी हम स्थापित करेंगे और कृषि को भी स्थापित करेंगे, दोनों के सह अस्तित्व से। यानी उद्योगों में जो कच्चा माल चाहिए उसी के अनुसार हम कृषि करेंगे। ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कृषि नहीं करेंगे कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। हमको उद्योगों में जो चीज़ें बहुत महंगी बिक रही है हम उसकी कृषि करते हैं, तो वो क्या है, वो व्यवसायिक कृषि है। और दोहरी अर्थव्यवस्था में हम कृषि और उद्योग दोनों के सह अस्तित्व के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नगरीय फैलाव क्या है। नगरीय फैलाव में नगरों का अव्यवस्थित रूप से जो अतिवृद्धि होती है, इसमें भूमि का अव्यवस्थित उपयोग होता है। यानी अगर कोई प्लानिंग के बिना, किसी भी प्रकार की कोई भी योजना के बिना नगर बहुत तेज बढ़ते जाते हैं, फैलाव होता जाता है, तो क्या होता है, इसको नगरीय फैलाव कहते हैं। ठीक है, और अगर नियोजन के आधार पर चीज़ें बनती हैं तो उसको नियोजन कहते हैं, नगरीय नियोजन कहते हैं। ठीक है, पहले से विचार करके, पहले से प्लानिंग करके जब होता है। और नगरीय फैलाव में अव्यवस्थित रूप से, यानी जो एरिया पहले गांव का होता था, धीरे धीरे वहाँ पे उद्योग बनने लगे, कुछ और लोग हुआ तो नगरों से गांव जो है वो मिलने लगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गांव है और ये नगर है, नगरों में जो उद्योग है वो बढ़ा और बढ़ा, फिर और बढ़ा। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये नियोजन नहीं है कि हमको यहाँ तक नगर रखना है, लेकिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको और देखते हैं। नगरीय पुनर्चक्रण क्या है। नगरीय पुनर्चक्रण का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पे उद्योग बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग परेशानी में बिल्कुल अस्वस्थ होते जा रहे हैं, लोगों की मौत होती जा रही है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया, शोर शराबा हो गया, यातायात में व्यवधान हो रहा है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्री लग गई है। तो क्या होता है, उस जगह से फैक्ट्री को हटा के किसी दूसरी जगह पर लगाने के लिए नीतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो उसको नगरीय पुनर्चक्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है और उस एरिया में इतना ज़्यादा औद्योगिकरण हो गया है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हैं, लोगों का जीवन खतरे में है। तो ऐसे में सरकार जो होती है, उस राज्य की जो सरकार होती है, वो नीतियाँ बनाती है कि आप जो लोग, जितने भी लोग उद्योग स्थापित किए हैं, आप लोग इस उद्योग को कहीं और पे जाकर स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है, इसको नगरीय पुनर्चक्रण कहते हैं। हार्थोन प्रयोग, हार्थोन अध्ययन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि कर्मचारियों को एक रोबोट नहीं माना जाता है, बल्कि उनको एक स्वस्थ और दिमाग वाला इंसान माना जाता है, और उनकी पूरी मदद करने के लिए इसमें कार्य होता है। ठीक है, यानी कर्मचारियों के हित की बात की जाती है, औद्योगिक प्रजातंत्र की बात की जाती है कि अगर कोई कर्मचारी है वो कार्य कर रहा है तो उसके काम के घंटे निश्चित हो। ठीक है, काम के जो सीमा होती है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, और व्यक्ति को की यदि मृत्यु हो जाती है किसी कारण तो उसको दुर्घटना बीमा या फिर किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो होता है हार्थोन प्रयोग में होता है, यानी ये कर्मचारियों के हित में होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद यूनिट 5 का और भी वीडियो आएगा। ठीक है, यूनिट 5 फिनिश हो जाएगी, इसके बाद हम यूनिट जो है वो 6 पढ़ेंगे।